तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 2 जून और 2 जुलाई हो सॉरी 2 जुलाई के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये वाले करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने मई से शुरू करी थी और मई जून 2 महीने हो चुके हैं। ये 3rd महीना अपना शुरू हो गया है। हालांकि उससे पहले भी मेरे करंट अफेयर्स आते थे, बट बीच में मेरा अप्रैल में इंटरव्यू था तो मैंने थोड़े से दिन के लिए, शायद महीने भर के लिए बीच में पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी थी तो उस वजह से। और उसके बाद से फिर से मेरी सीरीज़ शुरू हो गई है। लेकिन ये वाले जो करंट अफेयर्स है, मेरा फोकस रहता है आरएएस मेंस और आरएएस इंटरव्यू के लिए, या फिर आरपीएससी में जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं उनके लिए। और प्री में जो इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करती ही रहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब छोटे वाले करंट अफेयर्स लाइक कि एक मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, 4 ऑप्शन दे देती हूँ, फिर उनमें से एक आंसर बता देती हूँ। वो वाले मैं इसलिए नहीं शुरू कर रही क्योंकि दोस्तों वो आपको लाखों हज़ारों चैनल मिल जाएंगे। मेरे बस ये रहती है कि अगर 5 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो मैं ज़्यादातर वो ही टॉपिक लेती हूँ जो कि मेंस के सिलेबस में है अपने, और उनसे हमारा 20, 50 या 100 वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं। तो मैं जो क्वेश्चन लेती हूँ 5 उनमें डिटेल में पढ़ा देती हूँ, ताकि उससे 100 नंबर तक का, मतलब 100 शब्दों तक का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो इसी तरह की न्यूज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात, मेरा जो 23 जून का करंट अफेयर्स था, तो 23 आई थिंक करंट अफेयर ही होगा। हाँ, करंट अफेयर्स ही था 23 जून का। उस पर एक सब्सक्राइबर ही होंगे आई थिंक, मुझे नहीं पता, रोली रोल नाम है उनका, रोली रोल नाम से आईडी है। उन्होंने कमेंट कर रखा था, मैम आप बीमार हो तो किसी और से बुलवा सकते हो, बिकॉज बीमार व्यक्ति से पढ़ना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। और उसके बाद में हंसने की स्माइली उन्होंने दे रखी थी। तो मुझे नहीं पता ये मजाक था या क्या था, लेकिन मुझे ना ऐसे कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, पहली बात, मैं जब बीमार हुई थी तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स या कुछ भी 2-3 दिन के वीडियो मेरे पोस्ट हुए थे, मैं नहीं लाई थी। तो उसमें आप बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, क्योंकि मुझे पता है कि 200 लोग तो डेली के ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ का वेट करते ही हैं, है ना। मान लो सब्सक्राइबर मेरे मतलब 1000 से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से 200 डेली ऐसे लोग हैं जो डेली देखते भी हैं और मतलब जिनको कुछ ना कुछ यूज़फुल भी है, ठीक है। तो मैं उन लोगों से कनेक्ट हूँ और उनमें से आप लोगों के मैसेज भी आते हैं और आप लोग कमेंट भी करते हो। तो मुझे पता है कि मेरा जो सब्सक्राइबर है या फिर मेरे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, वो कौन है और कौन डेली वीडियो देख रहा है। उनका रोली रोल जी जो भी है, उनका पहले कभी मैसेज नहीं था, ये उनका मेरे चैनल पर पहला मैसेज था। क्योंकि मैं आपको पढ़ती हूँ कि मैं आपको बोलती हूँ, मैं ना तो व्यूज़ पे इतना ध्यान देती हूँ ना लाइक्स पे इतना ध्यान देती हूँ, मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, और कमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, ठीक है। और आपको पता भी है मैं मोस्टली कमेंट्स को या तो लाइक करती हूँ, और जिनका रिप्लाई करने की ज़रूरत होती है मैं रिप्लाई भी करती हूँ, है ना, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो उनका कमेंट था कि मैडम आप बीमार हो तो आप किसी और से बुलवा सकते हो। तो रोली रोल जी, अगर आपका ये असली नाम है या जो भी है, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बीमार हो किसी और से बुलवा सकती हूँ। तो सब में पहली बात तो सब में ये मतलब ये नहीं होती है काबिलियत कि आप फ़ोन पे आधा घंटा लगातार बोल रहे हो, चाहे वो पढ़ के बोलो चाहे कैसे भी बोलो, ठीक है। और मैं कोई यहाँ पे भाषण तो देती नहीं हूँ कि जो सामने लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। उसके लिए मैं लिखती कम हूँ और एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए पीछे तैयारी चाहिए होती है, ठीक है। ये कोई 2nd क्लास की बुक तो है नहीं कि कोई भी बच्चा पढ़ के सुना देगा, है ना, ठीक है। और ये मतलब बेवकूफ़ी वाली लाइन तो एक ये थी, और उसके बाद में 2nd लाइन ये थी कि एक बीमार आदमी से पढ़ना बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो मिस रोली रोल या मिस्टर रोली रोल जो भी हैं आप, तो आपको किसने बोला कि आप इस चैनल से पढ़िए या जुड़िए या फिर आप बीमार पर्सन से पढ़िए, है ना। अगर आपको आवाज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल कहीं और चले जाइए। हज़ारों लाखों चैनल हैं ऐसे जिन पे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरे चैनल पे पढ़ना है तो आप पढ़ाई के मैसेज कीजिए, मेरी बड़ाई भी मत कीजिए। मैं कभी नहीं कहती कि आप मेरे चैनल के नीचे मेरी प्रशंसा लिखिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नीचे अगर कमेंट करें तो एक हेल्दी डिस्कशन करिए कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन की रिप्लाई दीजिए। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसका रिप्लाई दीजिए। न्यूज़ कोई समझ में नहीं आई आप वो पूछिए। अगर वीडियो में कोई सजेशन चाहते हैं आप वो बोलिए, ठीक है। लेकिन ये बकवास बातें यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि मैं मेरे
काम के लिए बहुत डेडिकेट हूँ और मैं बहुत बिजी भी हूँ। फिर भी मैं, क्योंकि कुछ लोग, मैं चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में 1 या 2% भी मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है एजुकेशन के स्तर पे मैं बता रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे चैनलों से सहायता ली थी मेंस में। मैं आपको कहती हूँ कि मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने भी बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से मेंस की पढ़ाई करी है। प्री तो दूर की बात है, मेंस की पढ़ाई करी है। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इस लायक बनती हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, और उसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल खोला था, ठीक है। और आज मैं इस लायक पाती हूँ आपको कि मैं मेंस की प्री की तैयारी करवा सकूँ, रीट की करवा सकूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवा सकूँ। जो एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करी है मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल खोला था। ना तो मैं कभी इस चैनल पे किसी चीज़ का आपसे पैसा पहले कभी लिया है, ना फिर कभी लेऊँगी। और कोई सजेशन मांगता है चाहे मुझे मेल करे, मैं पर्सनली मेल का भी जवाब देती हूँ अगर वो मेल यूज़फुल होंगी, और मतलब कमेंट्स का भी जवाब देती हूँ। इवन मुझे कोई स्पेशली बुक्स पूछता है, कुछ भी पूछता है, मैं हर एक चीज़ का जवाब देती हूँ। तो मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट करके, मेरा इतना मतलब हर आदमी के जीवन में टाइम होता है अपना। मेरे भी कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम है, लेकिन मैंने उसकी प्रिपरेशन छोड़ दी बिकॉज ऑफ मेरी स्कूल और मेरा चैनल। मैंने अब यही सोचा है कि जितना टाइम, आधा दिन स्कूल को, आधा दिन चैनल को, ठीक है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ रही हूँ आप लोगों की वजह से, बिकॉज मेरे लिए आधा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो मैं भी ज्योग्राफी पढ़ सकती हूँ, मेरी एग्ज़ाम है कॉलेज लेक्चर की, बट मैंने अब तैयारी छोड़ दी है। तो कम से कम आप सामने वाले की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके टाइम की वैल्यू नहीं जान सकते, तो कम से कम डिसरेस्पेक्ट तो मत कीजिए। ऐसे कमेंट्स की मुझे ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही ऐसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो ये एक कमेंट था जिसे मुझे, जिस कमेंट से मुझे दिल से बुरा लगा है। अगर आपको कोई बुराई लगती है ना चैनल में, तो आप अच्छे से बोलिए, लेकिन इस तरह के कमेंट की, किसी की तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी वो अपने चैनल को टाइम दे रहा है, और मैंने मेरी लैंग्वेज से शायद ही कभी बताने की भी कोई मतलब ऐसे मतलब लगने भी नहीं दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है। हालांकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो मतलब लगातार नहीं बोल सकती थी। ऐसा है कि जितना थोड़ा तो जोर लगता ही है शरीर पे, अगर अपन लगातार आधा घंटे बोलते हैं तो उतना नहीं बोल सकती थी। उस टाइम तबीयत उतनी सही नहीं थी। फिर भी अगर मैं चैनल बना रही हूँ, आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, वीडियो ला रही हूँ, तो कम से कम एप्रिसिएशन होना चाहिए उस चीज़ का, ना कि मजाक बनना चाहिए। तो अगर ऐसे कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो आज ही अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर्स की, जो लोग सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, अपने टाइम को लेके, अपने करियर को लेके, और जिन्हें ये कंटेंट मेरे यूज़फुल लगते हैं वही जुड़े रहे, है ना। और बाकी आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी वेल विशेज़ दी, और बहुत सारी विशेज़ मुझे अभी भी मिलती है, मेरे इंटरव्यू के लिए मिलती है। जो मैंने जर्नी का वीडियो डाला था, डेली उस पर एक ना एक मैसेज आता है। तो उस सब को सोच के मुझे मतलब देख के इतनी खुशी होती है कि आप लोग कितना सारा प्रे कर रहे हैं। तो लाइफ में अब मैं RS बनूँ ना बनूँ, लेकिन आप लोगों का इतना सारा प्यार जो मिलता है उससे इतनी खुशी मिलती है कि ठीक है यार, ब्लेसिंग्स तो मिल रहे हैं, अपन कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। तो दोस्तों, जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिन लोगों को अच्छी लगती है मेरे चैनल, मेरी वॉइस, जब मैं बीमार हूँ या स्वस्थ हूँ, जो भी है वो तो भगवान के हाथ में होता है। वो अपने हाथ में नहीं होता कि अपन हेल्दी रहेंगे या फिर थोड़ा सा कुछ हो जाता है कभी शरीर को, तो वो अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन जैसे भी है, आप लोग जुड़े हुए हो तो उनका बहुत सारा आभार। जो आप लोग पढ़ते हैं उनका भी आभार, और अगर अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप कभी कमेंट करें ना करें, लेकिन किसी को भी फ़ायदा होगा, दिल से अपन को पता होता है कि अपन को उस चैनल से फ़ायदा मिला है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होती है साथ में, अगर ज़िंदगी में कभी किसी का अच्छा करेंगे। तो 5 मिनट आपके ख़राब कर दिए, उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं दोस्तों जाइडस कैडिला वैक्सीन की। तो भारतीय कंपनी जो है जाइकोव डी कंपनी, दोस्तों इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, इसकी जगह है जाइकोव डी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन सभी के लिए दी जाए, उसके लिए DCGI से आपातकालीन परमिशन मांगी है। तो दोस्तों, आपको पता है सभी वैक्सीन को आपातकालीन परमिशन ही मिल रही है। तो आप ये नहीं सोचते कभी आपातकालीन परमिशन क्यों मिल रही है? क्योंकि पहले जो वैक्सीन बनती थी और उनकी जो मंजूरी होती थी, एक वैक्सीन को बनने में 5-6 साल लग जाते थे मिनिमम, ठीक है। क्योंकि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, ट्रायल थे, वो बहुत सारे लोगों पे करने पड़ते थे बिकॉज ऑफ कोरोना। इतने लंबा टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम 5-6 साल का वेट करेंगे जब तक हमारी आधी आबादी ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए 6 महीने 12 महीने के ट्रायल में ही वैक्सीन को परमिशन दी जा रही है। तो इसलिए इन्हें आपातकालीन मंजूरी मिल रही है। तो हमारे मंजूरी देता कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसने हमारे जाइकोव डी के द्वारा बनाई गई जाइडस कैडिला वैक्सीन को
आपातकालीन मंजूरी दे दी है और यह वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही है। ठीक है, जाइकोव डी दुनिया की पहली वैक्सीन होगी जो डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। इसे बिना सुई के फार्माजेट तकनीक के द्वारा लगाया जाएगा। तो दोस्तों पहली वैक्सीन होगी जो बिना सुई के, आई थिंक ओरल या कोई और तरीके से। फार्माजेट तकनीक क्या होती है ये मुझे मिली नहीं, मैंने सोचा था मैं इसे सर्च करूँगी बट सर्च नहीं कर पाई। अगर आप लोगों में से किसी को पता है फार्माजेट कंपनी क्या तकनीक क्या होती है तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, या तो कोई ना कोई कमेंट कर ही देगा। हम में से फैमिली में से किसी ना किसी को पता होगा। अगर नहीं आता है कमेंट तो फिर कल मैं इस चीज़ को, इस तकनीक को भी है ना मतलब आपको समझा दूंगी, कहीं ना कहीं से सर्च करके कहीं तो मिल ही जाएगी तो समझा दूंगी। लेकिन हमें यह याद रखनी है कि यह वैक्सीन कौन सी तकनीक पे बनी है, डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे भी डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन होती क्या है। यह वैक्सीन सबसे अच्छी बात है दोस्तों 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सुरक्षित हो गया। अब तक हमारे पास 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं थी, तो यह उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है। जाइकोव डी, ये गूगल ट्रांसलेशन है ना, ये जाइकोव लिख ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। जाइकोव डी जो वैक्सीन है वह संभवतः दुनिया की पहली 3 डोज वाली वैक्सीन होगी। तो दोस्तों जाइकोव डी, अब तक हमने जितनी भी वैक्सीन देखी वो 2-2 डोज वाली है ना। ये जो वैक्सीन है वह 3 डोज में दी जाएगी और भारत में मंजूरी मिलने वाली है 5वीं वैक्सीन होगी। हमने 4 वैक्सीन कल ऑलरेडी पढ़ ली है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्रेजेनिका वाली, मॉडर्ना है ना, फाइज़र हमने 4 पहले पढ़ ली थी। ये 5वीं वैक्सीन होगी जिसको भारत में मंजूरी मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी कल या परसों में। यह वैक्सीन डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन अर्थात क्या है इसका, डीएनए वैक्सीन से शरीर में वायरस के उस हिस्से के आनुवांशिक डिकोड, मतलब डीएनए या आरएनए भेज प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो ये डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है इसमें क्या होता है, वायरस का जो उस हिस्से का डीएनए जो वायरस हमें प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उस हिस्से वाला डीएनए लेकर हमारे शरीर में एक कोड के द्वारा भेज दिया जाता है, डीएनए और आरएनए में भेज दिया जाता है। और यह प्रतिरक्षा प्रणाली अंदर जाकर यह जो भेजा जाता है अंदर, आरएनए या डीएनए जो भी भेजा जाता है, यह अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। और जैसे ही हमारे शरीर में वायरस आता है पहले क्या करेगा, इसको डिकोड करके भेजा जाता है दोस्तों, अंदर जाके उस वायरस को, उस चीज़ को या मतलब एनकोड कर लेगा, है ना, एनकोड कर लेगा और हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीजन बना लेगा। मतलब वायरस का ही एक टुकड़ा भेजा जाता है, उसका ही मतलब आरएनए भेजा जाता है और अंदर जाके शरीर में वो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन विकसित करता है। डिकोडिंग से यह सुनिश्चित हो जाता है कि जब बाद में किसी वास्तविक वायरस का हमला होगा तो प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही पहचानने के लिए तैयार हो जाएगी और उसे पता होगा कि लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अभी इसलिए भेजा जाता है वायरस का वो आरएनए या डीएनए, ताकि मतलब वो शरीर में जाएगा, शरीर उसे इनकोड करेगा और इनकोड करते ही शरीर को पता चल जाएगा कि यह क्या है, यह वायरस है। ठीक है, तो यह तो सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है। जब रियल में वैसा वायरस आएगा तो आते ही इसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो वही टाइप का वायरस है जो पहले आया था, और उसको तुरंत ही उसके खिलाफ एंटीजन बना लेगा और लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रभावी हो जाएगा। इस तरह से यह काम करेगा। जाइकोव डी के लिए कोल्ड चेन, यहाँ पे कोल्ड चेन है दोस्तों, कोल्ड चेन भी ज़रूरी नहीं है, इसे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे हम रख सकते हैं। तो जैसे कि मॉडर्ना थी, मॉडर्ना को -डिग्री टेम्परेचर्स पे रखना पड़ता था, लेकिन इसे हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रख सकते हैं। थोड़ी सी जाइकोव डी के बारे में बातें हैं, इसके बाद में जब परमिशन मिल जाएगी तो और बातें यहाँ पे आ जाएंगी, है ना, तो और हम डिस्कस कर लेंगे। अब मुद्दा चल रहा है ग्रीन पास का। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ग्रीन पास इंडिया को कल परसों तक नहीं मिला था और इंडिया ने उस पर आपत्ति जताई थी और कल जाके हमें कुछ देशों से ग्रीन पास मिल गया है। तो आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे ग्रीन पास होता क्या है, क्यों दिया जा रहा है और कौन से देशों ने हमें ग्रीन पास दे दिया है और पहले क्यों नहीं दिया था। तो यूरोपीय संघ के 9 देशों ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है और इन यूरोपीय देशों ने यह कदम भारत की ओर से जाहिर की गई नाराजगी के बाद उठाया। तो दोस्तों हमारी जो देसी वैक्सीन है कोविशील्ड लगवाने के बाद भी एक जो परमिशन होती है विदेश में जाने की, वो परमिशन नहीं मिल रही थी भारत के लोगों को। इसलिए भारत ने आपत्ति जताई, नाराजगी जताई और भारत की नाराजगी पर यूरोपीय संघ ने प्रभावी कदम उठाया और अब 9 देशों ने भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को बोला है कि यह प्रभावी
प्रभावी है और ये वैक्सीन लगवाने वाले भी, लगा चुके लोग भी अब यूरोप में आसानी से सफ़र कर सकेंगे। यह आज के पेपर की न्यूज़ है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवानिया, आइसलैंड, यूनान, आयरलैंड और स्पेन ने EU डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र में कोविशील्ड को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, इन्होंने यूरोपीय देशों ने ना एक EU डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र बनाया है, ठीक है। इस प्रमाण पत्र में कुछ वैक्सीन्स के नाम लिखे हुए हैं। इन वैक्सीन्स की जो दोनों डोज लगा चुके हैं उन लोगों को इन देशों में भ्रमण करने का, मतलब रहने का मौका मिलेगा, जाने का आसानी से मौका मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने इस प्रमाण पत्र में अब तक कोविशील्ड का नाम नहीं लिखा था, लेकिन फिर भारत ने नाराज़गी जताई, आपत्ति जताई, तो अब इन्होंने इस पत्र में कोविशील्ड का नाम भी लिख लिया है, ठीक है। मतलब अब इसने अपने प्रमाण पत्र में कोविशील्ड को भी शामिल कर लिया है। और इसके अलावा दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने भी शेंजन समूह का देश होने के नाते कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इसी बीच में एस्टोनिया ने भी पुष्टि करी है कि वह भारत सरकार द्वारा अधिकृत सभी टीकों को मान्यता देगा और टीका लगाकर आने वाले भारतीय नागरिकों की यात्रा को भी अनुमति देगा। स्विट्जरलैंड भी अनुमति देने वाला है। इसके अलावा ये लोग अभी दे चुके हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, आइसलैंड, यूनान, आयरलैंड, स्पेन और ये जो है स्विट्जरलैंड, ये अभी परमिशन दे चुके हैं। और एस्टोनिया भी देने वाला है परमिशन, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार ने ऐसा क्या था कि इन्होंने मान ली हमारी बात और इन्होंने कोविशील्ड को अपने प्रमाण पत्र में जगह दे दी। तो भारत सरकार ने अब 2 टूक ये बोला था उनको कि EU की तरफ से भारत की वैक्सीन को या तो मंजूरी दे दी जाए और सभी भारतीय नागरिकों को बिना परेशानी के देश में आने की सुविधा रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो EU देशों से आने वाले नागरिकों पर भारत भी सख्ती कर सकता है और ऐसे नागरिकों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन भी अनिवार्य करने का विचार किया जा रहा है। तो भारत ने बोला कि या तो हमारे कोविशील्ड लगाने वाले नागरिकों को आप परमिशन दे दो, अगर आपके नखरे हैं तो भाई साहब हमारे भी नखरे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ही आपके देश में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत तो आपके लोगों को भी पड़ेगी हमारे देश में आने की। ऐसा थोड़ी है, यूरोप का कोई देश हमारे देश में आता ही नहीं है, तो वहाँ के भी बहुत सारे नागरिक इंडिया में आते हैं, कमाते हैं। तो हम भी अगर आपका कोई नागरिक आया तो उसे 14 दिन के क्वारंटीन में रखेंगे, अगर आपने हमारी कोविशील्ड को परमिशन नहीं दी तो, ठीक है। तो भारत ने साफ शब्दों में यह बोल दिया था और इस धमकी के बाद में दोस्तों यूरोपीय देशों को डर लगा और उन्होंने हमारी कोविशील्ड को जगह दे दी है। मतलब ये हो गया कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अच्छी तरह से सुनी जाती है। अभी तक सिर्फ 4 कोविड-19 वैक्सीन को ग्रीन पास के लिए मंजूरी मिली है। दोस्तों, कोविशील्ड से पहले इन देशों ने जो अपने ग्रीन पास में किन किन वैक्सीन्स को मंजूरी दे रखी थी, तो इसमें दोस्तों बायोएनटेक फाइजर की कोमिरनटी वैक्सीन और कोमिरनटी मॉडर्ना वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवेरिया वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन वैक्सीन, इनको मंजूरी मिल चुकी थी। तो इतना डिटेल में वैसे हमें जाना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पूछे तो हम कह सकते हैं सर मॉडर्ना वाली को मिल चुकी है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को मिल चुकी है, जॉनसन को मिल चुकी है ना, इनको मिल चुकी थी और इंडिया वाले कोविशील्ड को नहीं मिली थी। बातचीत के दौरान यूरोपीय संघ की तरफ से EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। यहाँ पे मैंने ये लिखा था, ये लिया है कि जो ग्रीन पास है वो होता क्या है। तो दोस्तों, जो EU का जो डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात की तो यूरोपीय संघ के लोगों ने, मतलब वहाँ के जो प्रधान होते हैं स्वास्थ्य के बारे में, उन्होंने कई चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों में आने से पहले ये ज़रूरी है कि यूरोपीय देशों में आने कि आपके पास में EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट हो। और EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट क्या होगा कि किसके पास होगा, जिसने उस सर्टिफिकेट में लिस्टेड जो पहले 4 थी, अब कोविशील्ड को शामिल करके जो 5 वैक्सीन हो गई, उन वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हो। तो जब दोनों डोज ले चुके होंगे तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और ये सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में आप ईजिली सफ़र कर सकते हो यूरोपीय देशों में। इस सर्टिफिकेट के जरिए तो सिर्फ लोगों को राहत देने का ही प्रयास किया जा रहा है जिसमें वे बिना किसी परेशानी के घूम सके। अब ये साफ कर दिया गया है कि हर उस वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी जिसको WHO द्वारा पारित किया जा चुका है और जिन वैक्सीन ने WHO की इमरजेंसी प्रक्रिया को पूरी कर ली है। तो दोस्तों, हमारी कोविशील्ड ने भी WHO की मंजूरी हमारी कोविशील्ड को मिल चुकी है, फिर भी ये लोग हमारी कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दे रहे थे, मतलब EU डिजिटल पासपोर्ट में मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो अब लेकिन भारत की नाराज़गी के बाद में इन्होंने हमारी वैक्सीन
वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों ग्रीन पास। ग्रीन पास क्या होता है? ग्रीन पास होता है कि भाई जो ईयू के देशों ने ईयू कोविड डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा रखा है, उसमें कुछ वैक्सीन लिस्टेड है, उन वैक्सीन के जो दोनों डोज ले चुके हैं उनको वहाँ पे ब्रह्मांड मतलब आने जाने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो ये था ग्रीन पास। और ग्रीन पास भारत को मिला नहीं था, भारत ने कैसे लिया है, ये सब हमने यहाँ पे डिटेल में अध्ययन किया। अब दोस्तों आज के पेपर में एक न्यूज़ थी कि भारत को पहला जो ओलंपिक दिलवाने वाले थे मेजर ध्यानचंद, है ना। तो बिकॉज ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और जो मतलब कुछ लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं जिनकी स्पोर्ट्स हॉबी है, उनसे भी पूछा जा सकता है कि भारत को पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलवाया था। और बाकी एन और एफएसओ के जिनके इंटरव्यू बाद में होने वाले हैं, उनके टाइम पर तो ओलंपिक चलेंगे, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला ओलंपिक अवार्ड किसे मिला था। इसके अलावा हमारे जो मेंस में स्पोर्ट्स स्पेशली लिखा हुआ है, तो हर तरह के अवार्ड उसमें लिखे हुए हैं। तो ओलंपिक अवार्ड बिकॉज ऑफ न्यूज़ में भी चल रहे हैं और हमारे सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद आपका एक खिलाड़ी भी पूरा हो जाएगा। हमने यहाँ पे कम से कम भी हमने 70-80 खिलाड़ी पढ़े थे मेंस में। ठीक है, तो खिलाड़ी और उनकी थोड़ी सी जीवन हिस्ट्री और उन्होंने क्या क्या अवार्ड जीते हैं वो भी हमें पढ़ने होंगे मेंस में। तो इस बहाने हमारा एक छोटा सा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यानचंद भारत के महान हॉकी प्लेयर थे, जिन्हें दुनिया के महान हॉकी प्लेयर्स में एक माना जाता है। तो सबसे पहले ध्यानचंद जी खेलते क्या थे? हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद ने अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने भारत देश को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस टाइम पे ध्यानचंद जी ने 3 बार हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। इसीलिए आप सोचते होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी क्यों है यार, हमारा तो क्रिकेट होना चाहिए, हॉकी तो हम देखते भी नहीं है लोगों को खेलते हुए। क्योंकि उस टाइम पे हम हॉकी खेलते थे और उस टाइम पे हॉकी में हमें 3 बार स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। उस टाइम पे हॉकी का बहुत क्रेज़ था। धीरे धीरे हॉकी कम हो गया इंडिया में, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा था, इसलिए हॉकी को हमने राष्ट्रीय खेल बनाया था। यह वह समय था जब भारत की हॉकी टीम में विश्व में सबसे प्रमुख टीम हुआ करती थी। ध्यानचंद का बॉल में पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें दी विजार्ड कहा जाता था। ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता था? दी विजार्ड। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल के सफ़र में 400 से अधिक गोल किए हैं। उन्होंने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। तो दोस्तों उन्हें 400 से अधिक गोल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए थे। और लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था वो भारत के स्वतंत्र होने के 1 साल बाद 1948 में खेला था। ध्यानचंद जी को अनेकों अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पहला ओलंपिक पदक उन्होंने कब जीता था और 3 कौन कौन से ओलंपिक उन्होंने खेले थे। तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ था, जिसमें 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया था। तो दोस्तों उस टाइम हालांकि हम आज़ाद नहीं थे, उस टाइम हम गुलाम थे, मतलब उपनिवेश थे हम ब्रिटेन के, लेकिन देश तो अपना ही था ना। तो हमने उस टाइम पे सबसे पहला ओलंपिक अवार्ड 1928 में जीता था एम्स्टर्डम में, और 3 गोल भारत ने किए थे, जिसमें 2 गेम किसने किए थे? ध्यानचंद ने किए थे, और भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था। फिर दोस्तों 1928 के बाद में अगला ओलंपिक 1932 में 4 साल बाद हुआ। ये हुआ लॉस एंजल्स में, और लॉस एंजल्स गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ था, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए थे और 23-1 के साथ जीत हासिल करी थी और स्वर्ण पदक जीता था। तो आप सोच सकते हो इतना शानदार खेल, 23 गोल टोटल लास्ट फाइनल मैच में किए गए, और जिसमें अमेरिका ने सिर्फ 1 गोल किया, बाकी 23 गोल हम इंडिया ने किए थे, और इतना शानदार तरीके से हमने वहाँ पे भी स्वर्ण पदक जीता था। ये था 1932 का लॉस एंजल्स गेम। ठीक है, इसके बाद में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूटा था। इतनी बड़ी जीत के साथ में रिकॉर्ड बन गया था, और यह लास्ट जाकर 2003 में यह रिकॉर्ड टूटा था। उन 23 गोल में से 8 गोल ध्यानचंद ने मारे थे। इस इवेंट में ध्यानचंद ने 2 मैच में 12 गोल मारे थे। तो इतनी शानदार पर्सनैलिटी वो थे, तो हम इनके बारे में देख सकते हैं। और फिर उन्होंने 1 गोल मेडल और जीता था। ऐसे करके हमने 3 बार मेडल जीते थे। तो हमें कोई पूछे कि पहला ओलंपिक कब जीता था अपन ने, तो दोस्तों 1928 में गोल्ड मेडल ओलंपिक में पहली बार भारत ने पाया था, और वो किसने दिलाया था? मेजर ध्यानचंद जी ने दिलाया था। एक दोस्तों प्रोजेक्ट सी बर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, और आज फिर से एक बार पढ़ा देती हूँ। साइंस टेक में आप पूछते हैं ना कौन सी बुक्स पढ़ें, तो साइंस टेक में बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही करंट अफेयर से
हो जाते हैं। तो आज हम साइंस टैग में प्रोजेक्ट सी वर्ड पढ़ रहे हैं। तो आप साइंस टैग की, जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा एक कॉपी बनाकर रख लो। जो भी करंट में न्यूज़ आती है वो हम इधर ही कवर किए जाएंगे। आपके पास में 20, 30, 50 टॉपिक तो हो ही जाएंगे एग्जाम तक, उनमें से ही क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं बनते हैं, करंट में से ही बनते हैं उनमें क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रोजेक्ट सी वर्ड में हाल ही में रक्षा मंत्री जो हमारे हैं ने प्रोजेक्ट सी वर्ड के दूसरे चरण के अंतर्गत चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा के लिए कर्नाटक के कारवार में नौसेना बेस का दौरा किया। तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट सी वर्ड है उसका सेकंड फेज चल रहा है और इसका दौरा अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया था। तो यहाँ पे हम सी वर्ड पूरा पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट सी वर्ड फेज सेकंड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सी वर्ड में 11,169 करोड़ के क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। सी वर्ड के तहत हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, 11,169 एकड़ जमीन पर एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण हम कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमने क्या किया था, प्रथम चरण में हमने गहरे समुद्र में बंदरगाह है, ब्रेक वाटर ड्रेजिंग टाउनशिप, नौसैनिक अस्पताल, एक डॉकयार्ड, अपलिफ्ट सेंटर का निर्माण किया था। इसे वर्ष 2005 में पूरा किया था। तो जो पहला चरण हमने पूरा किया था वो 2005 में किया था। दूसरा चरण 2021 हो गया, ये अभी कंटिन्यू है, पूरा नहीं हुआ है। तो पहले चरण में हमने बंदरगाह बनाए, ब्रेक वाटर ड्रेसिंग बनाई, टाउनशिप बनाए, नौसेना अस्पताल बनाए, डॉकयार्ड, अपलिफ्ट सेंटर बनाए, ये सब हमने प्रथम चरण में किया था। प्रोजेक्ट सी वर्ड के द्वितीय चरण को वर्ष 2012 में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो 2012 में इसे मंजूरी मिली थी। इसके अतिरिक्त युद्धपोतों को रखने और अन्य योजनाओं के साथ एक नया नेवल एयर स्टेशन स्थापित करने की सुविधाओं का विस्तार करने की भी परिकल्पना की गई थी। हमें यह ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट सी वर्ड का प्रथम चरण 2005 में आया था और इसमें ये काम किए गए थे। 2012 में द्वितीय चरण को मंजूरी मिली जो अभी तक चल रहा है और इसमें 11,000 एकड़ में लगभग नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आईएनएस कदम भी इसमें देख लेते हैं। आईएनएस कदम वर्तमान में तीसरा बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है और द्वितीय विस्तार चरण के पूरा होने के बाद में पूर्वी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा बन जाएगा। तो दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में, पूरे गोलार्ध में, जब मतलब कि ये पूरी पृथ्वी है और ये है पश्चिमी गोलार्ध और ये है पूर्वी गोलार्ध। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट सी वर्ड का दूसरा चरण पूरा होगा, यह पूरे पूर्वी गोलार्ध में सबसे बड़ा हवाई नौसैनिक अड्डा बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आईएनएस कदम मतलब कितना बड़ा, मतलब प्रोजेक्ट सी वर्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आईएनएस कदम हम यहाँ पे कर रहे हैं। नौसेना का अकेला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य कारावार में स्थित है और इस बेस में जहाज़ों और पनडुब्बियों के लिए देश की पहली सी लिफ्ट सुविधा, एक अद्वितीय सी लिफ्ट और डॉकिंग तथा अनडॉकिंग स्थानांतरण प्रणाली भी है। इसमें कुछ एक दो नाम आप याद कर सकते हो। अगर मेंस में 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आए सी वर्ड पे तो आप थोड़े से ऐसे नाम लिख सकते हो कि ये सुविधाएं इसमें की जा रही हैं, है ना। तो एक दो नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इस परियोजना में कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी शामिल है। ओब्वियसली दोस्तों कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कई तरह के वातावरण की चुनौतियाँ भी है। तो यहाँ हम चुनौतियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम प्रोजेक्ट सी वर्ड अगर एग्जाम में आता है तो 50 वर्ड्स में उसके लिए क्या लिखना है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने न्यूज़ बताई है ये 50 वर्ड्स में आपको 50 वर्ड्स का आंसर तो मिल ही जाएगा। ये तैयार करके रख लेना क्योंकि मेंस पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ ही ये न्यूज़ दी गई थी कि पिछले 5 वर्षों में हमारी नौसेना के बजट का 2/3 से भी अधिक स्वदेशी खरीद पर खर्च किया जा रहा है। कि हमने देखो भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। जैसे कि हम भारत में आत्मनिर्भर अभियान चला रहे हैं तो हमें पता है कि हम हमारी वायुसेना में, स्थल सेना में, थल सेना में भी मतलब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हमने 104 वस्तुएं ऐसी थी थल सेना की जिसमें हमने बाहरी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अब हम ये चीज़ें खुद बनाएंगे, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों नौसेना में भी आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है। इसके कुछ मतलब वक्तव्य नीचे दिए हुए थे कि हमने नौसेना में क्या क्या प्रयास किए हैं। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या किए हैं। तो पिछले 5 वित्तीय वर्षों में नौसेना के बजट का 2/3 से अधिक स्वदेशी खर्च पर किया जा रहा है, स्वदेशी खरीद पर खर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों नौसेना के जो बजट होता है उसमें 2/3 से भी ज़्यादा पैसों से हम सिर्फ स्वदेशी चीज़ें खरीद रहे हैं। जो पहले हम विदेशी खरीदते थे अब हम मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हम स्वदेशी खरीद रहे हैं। 48 जहाज और पनडुब्बियों में से 46 को स्वदेशी निर्माण के माध्यम से शामिल किया जा रहा है। जो 48 जहाज और पनडुब्बियाँ हैं उनमें से 46 हम स्वदेशी बना रहे हैं और स्वदेशी खरीद रहे हैं। प्रोजेक्ट 71 में 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम
लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भी दोस्तों 43,000 करोड़ रुपए से हम मतलब ये सारी जो पनडुब्बियाँ हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लैस पनडुब्बियाँ, वो स्वदेशी निर्मित कर रहे हैं, अपने देश में निर्मित कर रहे हैं। विमान वाहक विक्रांत, जिसका वर्ष 2022 में नौसेना में शामिल होने की संभावना थी, वो भी नौसेना के आत्मनिर्भर के प्रयासों का प्रमुख उदाहरण है। हम जो विक्रांत पोत है वो भी दोस्तों इंडिजीनियस पोत है, पहली बार हम ऐसा पोत बना रहे हैं, तो वो भी हमारी आत्मनिर्भरता का एक अच्छा प्रयास हम बोल सकते हैं। नौसेना सागर, सागर की फुल फॉर्म दोस्तों प्री में पूछी जा सकती है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये भी एक प्रोजेक्ट है नौसेना का। पर ध्यान देने के साथ साथ हम अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों सागर जो है उसके तहत नौसेना, कई बार ये सागर भी पूछा जा सकता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे एक दिन। सागर जो है हमारा नौसेना का एक अभियान है, जिसके तहत हम हमारे जो समुद्री पड़ोसी हैं इसके उनके साथ भारतीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने से लेकर विदेशों में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित महत्वपूर्ण उपकरणों को ले जाने में भारतीय सेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और सेकंड अथक प्रयास है। ये भी हमने बहुत शानदार प्रयास किए हैं दोस्तों। कोविड-19 में जब इंडिया में कम था, विदेशों से हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट लाया, फिर सेकंड लाया। इसके तहत हम विदेशों से हमारे नागरिकों को इंडिया में वापस लेके आए थे। सागर को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह हिंद महासागर की क्षेत्र रणनीति पर आधारित है। तो दोस्तों सागर भी याद कर सकते हो। सागर के तहत ही दोस्तों हमने अपने पड़ोसियों से मजबूत संबंध बनाए, विदेशों में हमारे जो नागरिक फंसे हुए थे उनको लेके आए, और हिंद महासागर की रणनीति पर भी प्रोजेक्ट सागर के तहत ही काम कर रहे हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। ऑपरेशन सी बर्ड 50 वर्ड्स में हो गया, हमारी नौसेना के आत्मनिर्भर के लिए नौसेना क्या क्या प्रयास कर रही है वो 50 वर्ड्स में हो गया, और प्रोजेक्ट सागर भी दोस्तों 20 वर्ड्स, तो 50 वर्ड्स हो जाएंगे इसमें नौसेना सागर प्रोजेक्ट में, कि हमने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध कर रहे हैं। इसी के तहत हम विदेशों में फंसे नागरिकों को जो कोविड-19 महामारी के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और सेकंड से लेके आए हैं, और हिंद महासागरीय रणनीति क्षेत्र में भी प्रोजेक्ट सागर के तहत ही हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों हमारे आज 3 क्वेश्चन बन जाएंगे साइंस एंड टेक के। कॉपी बना लेना अलग से, और ये अपने उतारते रहना। इसी तरह से हमारी साइंस और टेक मेंस तक अच्छी तरह से कवर हो जाएगी, आपको कुछ भी स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।